जैसा आप सबको मालूम है कि कोविड से लड़ाई हम ही सब लोगों को लड़नी है। डॉक्टर्स ही इसके फ्रंटलाइन वॉरियर हैं और हम ही को इसका समाधान निकालना है, हम ही को लड़ाई इससे लड़के और जीतना है। ये जब भी संभव है जब हम सब लोग एक मत रहें, एक राय रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से आगे बढ़ें, क्योंकि चुनौतियां दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वो कहने पहुंच गए। जैसा आप देख रहे हो कि अब अनलॉकडाउन 1 शुरू हो गया है, लेकिन अनलॉकडाउन 1 की जो स्थिति है हमारे देश की वो ये है कि संक्रमण अभी उभार पे है, अभी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में ही करीब 8,500 केस आए। तो अभी हम ग्राफ के पीक पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम असेंडिंग फेज में हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारी जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा है। हम लोग अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने संस्थान को बचाना है, अपने मरीज को बचाना है। ठीक है सर। और अपना कार्य बच बच के किसी तरीके से करना है। जैसे अभी आज व्हाट्सएप पे, मीडिया पे भी बहुत है कि एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने ये वार्निंग दी है कि अब असली बचने का समय है। तो निश्चित तौर पे हमको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने प्रिकॉशंस को और ज्यादा बढ़ाना है। आप सब लोगों ने बहुत तल्लीनता से लॉकडाउन में पार्ट लिया है और इन्फेक्शन प्रिवेंशन की जितनी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हमारे मेंबर्स ने ली है, ये एक मिसाल है। हर मेंबर का ऐसे मेंबर्स के फोन आए जो कि साहब इन्फेक्शन प्रिवेंशन मीटिंग में मुझे पार्ट लेना है, और आईएमए ने उस वर्क को फैसिलिटेट किया। और सब अभी वेलकम डॉक्टर आरसी पांडे साहब। हेलो, अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। अभी हम सब लोग इस मामले में इस कोविड के चैलेंज के लिए परंगत हो चुके हैं। अब हम लोगों को अपने जो सामाजिक दायित्व है, अपना प्रोफेशनल दायित्व है, इसको पूरा करना है। और ये प्रोफेशनल दायित्व हमारा हिपोक्रेटिक ओथ लेते ही शुरू हो जाता है। जब एक ब्रिलियंट बच्चा मेडिकल कैरियर को चुनता है और कठिन परिश्रम करके डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करता है, तो हिपोक्रेटिक ओथ लेते ही उसका जो दायित्व है वो शुरू हो जाता है, सामाजिक और चिकित्सीय दायित्व, और हमें उसको फुलफिल करना है। लेकिन इस दौरान अपने आप को प्रोटेक्शन पूरी तरह रखना है, और हमारे प्रोटेक्शन रहने से ही समाज प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स, लड़ाई लड़ने वाला सेनापति ही हार गया या गिर गया युद्ध के अंदर, तो युद्ध तो हार ही जाती है सेना। तो अगर हमें युद्ध जीतना है तो डॉक्टर्स को, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो सेनापति हैं, उनको अपने आप को बचा के रखना है और युद्ध को पूरी कुशलता से लड़ना है। आज हमारे बीच हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर आरसी पांडे साहब हैं। डॉक्टर आरसी पांडे साहब का बहुत बहुत स्वागत। आपने अभी चार्ज लिया है और आप जनरल बॉडी मीटिंग आईएमए की में प्रेजेंट हैं। हमारे मेंबर्स ज्यादातर आपसे मिलना चाहते थे, कुछ छोटी मोटी भ्रांतियां हैं, क्योंकि हम सबको ये युद्ध कंधे से कंधा मिलाकर आपस से सहयोग करके प्रशासन को, स्वास्थ्य प्रशासन को और आईएमए को लड़ना है, और लड़कर ही हम लोग जीत प्राप्त कर पाएंगे। ये जब भी संभव है जब हम लोग एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, और एक दूसरे पे किसी भी समय जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे का आह्वान कर सकेंगे, क्योंकि हम सब लोग पहले चिकित्सक हैं, पीछे और कुछ हैं। तो डॉक्टर आरसी पांडे साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईएमए की जनरल बॉडी मीटिंग में। और डॉक्टर पांडे साहब बहुत कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं और टू द पॉइंट और बहुत एक्टिव। अभी तक मेरा जो इंटरेक्शन रहा है कि बहुत इस बीमारी के प्रति जितनी मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और आगरा में अपेक्षित परिणाम भी लाए हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर, सब चिकित्सक फर्स्ट, डॉक्टर फर्स्ट, और हम इस महामारी को मात दें। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता, डॉक्टर पांडे साहब को मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पांडे साहब बोलें, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर अपने मेंबर्स का लेंगे। बारी बारी से आप लोग रेज हैंड करें और अपने क्वेश्चंस को निर्भीक होकर आप पूछ सकते हैं और हम लोग उसका जवाब देंगे। डॉक्टर पांडे, थोड़ा सा स्लो नेट है तो वो अभी उसको कनेक्ट कर रहे हैं।
अभी कनेक्ट करके वो कर रहे हैं। तो अच्छा। डॉक्टर पांडे साहब के कब उस पे कंप्यूटर कनेक्शन थोड़ा सा वो ब्रेक हो रहा था, तो उसको हाँ स्लो कनेक्शन को सही कर रहे हैं। डॉक्टर पांडे साहब, डॉक्टर पांडे साहब का अनम्यूट हो गया। डॉक्टर पांडे साहब आप बोलना शुरू कर पा रहे हैं? हेलो। हाँ मैं कनेक्ट हूँ, आवाज आ रही है? हाँ अब डॉक्टर पचौरी साहब ने आपको लगभग इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप अपने बारे में, मैंने कहा था थोड़ा सा बताने के लिए रहेंगे, क्योंकि सीएमओ एंड आईएमए की पहली मीटिंग है, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपके बारे में, कहाँ से आप आए हैं, कैसे काम, और बाकी तो हम लोग शैली से अब आजकल पता ही चल चुका है, थोड़ा बहुत मुश्किल समय में ज्यादा पता चलता है, तो हम लोग लगातार मिल के काम करने को तैयार ही हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे का काम चालू करते हैं। डॉक्टर आरसी पांडे साहब प्लीज। सर आप बोलना चालू करेंगे? आवाज आ नहीं रही, आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, मैं डॉक्टर वन है। आवाज आ गई आवाज है। थैंक यू। मैं डॉक्टर आरसी पांडे, मैंने 79 में MBBS में एडमिशन लिया था। किंग जॉर्ज आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर, आ रही है, थोड़ा सा रुक के आ रही है। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है इसलिए। हाँ वो कर रहा है, वो फास्ट करेगा। इसके बाद हम लोग KGMC से पढ़ने के बाद EMS की सर्विस में आ गए। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई। पुणे में शाहजहांपुर आया, जहां आई सर्जन के रूप में काम किया। तदुपरांत मैं एटा में 6.5 साल तक CMO के पद पर रहा, और अब मैं आपके जनपद में 1 महीने से हूँ। यही एक छोटा सा परिचय है। और मुझे ये साथ में कहना है कि हम जहाँ भी रहे हैं, IMA के साथ में हमारा बहुत ही अच्छा और घनिष्ठ संबंध रहा है। हर समय यही मान के चलते रहे कि हम सब डॉक्टर हैं, एक ही मेडिकल कॉलेज से निकले हुए लोग हैं। कोई प्राइवेट में चला गया, कोई गवर्नमेंट में चला गया, किसी ने कुछ और जॉब भी ऑप्ट कर लिया। अब मेरे बैचमेट को आप जानते होंगे, डॉक्टर अनिल जैन, पूरा पढ़ाई करने के बाद में वो इस समय सांसद हैं। परसों उनका भी फोन आया था। तो ये, लेकिन ये आपस की घनिष्ठता जो है वो बनी रहनी चाहिए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके बाद कोई चीज ऐसी ना हो जिसमें हम आप कहीं अलग दिखाई पड़े। और इस संकट की घड़ी में, खास करके कोरोना के संकट की घड़ी में, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे, तभी इसको पिछाड़ पाएंगे। जी थैंक यू सर। हम लोग आप थोड़ा सा अपनी कार्यशैली के बारे में थोड़ा और बता दें, क्योंकि लगातार हम लोगों के बीच में भ्रांति चल रही है कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, कैसे काम चालू करें, कैसे काम ना चालू करें, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, फिर सवाल क्वेश्चन आंसर चालू करें। नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जितने हमारे नर्सिंग होम, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सब चले अब, क्योंकि लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है। इसके बाद सभी मरीजों की आवश्यकता होगी, वो कहाँ जाएंगे? अगर आप लोग नहीं सेवा देंगे तो केवल गवर्नमेंट के भरोसे नहीं है कि ये सब उन्हें संभाल पाएंगे। इसलिए आप सबको हॉस्पिटल्स अपने चलाने हैं, शुरू करने हैं। इस समय जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सब शुरू कर देनी है। जो सर्जिकल वाली सर्विसेज हैं वो शुरू कर देनी है। जनरल OPD के लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आया हुआ है, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग एक इशू है, अदरवाइज कोई और चीज नहीं थी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करा पाए और कम मरीज बुला पाए या उनका अपॉइंटमेंट देके ले पाए, तो वो भी आप चला सकते हैं एक इमरजेंसी के नाम पर। और जहां तक रही बात हम लोगों के कि कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज हो रही है कि आपको भी डर है, हमें भी डर है कि कहीं हमारा स्टाफ या डॉक्टर्स किसी तरह से कोरोना से इफेक्टेड ना हो जाएं। अगर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारा अस्पताल बंद होने की कगार पर आ जाता है। तो इसमें ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपने यहाँ जिस तरह से ट्रायल्स बनाया जाएगा, वो हमारे यहाँ जो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है ले लेंगे। और दोनों
तरह के मरीजों को रेड जोन और ग्रीन जोन के लिए सेपरेट कर लें और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर लें। उसमें कोई अलग से कोई चीज ऐसी नहीं है। कुछ बेसिक नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यूपी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उसको हम लोग जरूर फॉलो करें, ताकि हमारा मेन पर्पज ये है कि इन्फेक्शन ना हमें लगे, ना हमारे द्वारा या हमारे मरीजों के द्वारा दूसरे किसी को लगे। इसीलिए आपसे उम्मीद है कि ट्रायल्स का जरूर वहाँ फॉर्मेशन कर दीजिए और एक बार ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ जाएं। ट्रेनिंग में हमने जूम से भी ट्रेनिंग दिला दी है। डॉक्टर पीके शर्मा ने बताया कि वहाँ करीब 200 प्लस लोगों को जूम से ट्रेनिंग, टोटल आप बता रहे हैं कि 450 लोगों को जूम से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वह अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, लेकिन जो जूम में बताया गया है उस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए आप लोग अपनी ओर से भी देख लें कि सारी चीजें वहाँ लागू हो जाएं। और इसके बाद जो हम, मेरे ख्याल से हम पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से सैंपल कलेक्शन कर रही है, उसमें भी हम आपके साथ ही खड़े हैं। थैंक यू सर। सैंपल के बारे में बिल्कुल हम लोग काफी कुछ अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं सैंपल कलेक्शन का। हम एक जो बार बार सवाल हम लोगों के बीच में आता है स्टैंड अलोन क्लिनिक्स के बारे में। आपको पता है लखनऊ, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन से आगरा बहुत मायने में अलग इस सेंस में है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे सेंटर, जिसमें कभी कभी तो केवल क्लिनिक्स भी बनी हुई है, स्टैंड अलोन क्लिनिक्स, उसमें भी हम लोगों ने, क्योंकि 23 अप्रैल से इस चीज को देख लिया था कि आगरा को फैसिलिटी पूरी कर देने में बहुत मुश्किलें आएंगी, तो इसलिए हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को ये अलाउ करवाना शुरू कर दिया था। अब आपका उस बारे में क्या विचार है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रिवेंशन नॉर्म्स को मानते हुए करते हैं तो क्या ये वाली क्लिनिक्स को भी आप आने के बाद अलाउ करेंगे या उनको रोकने के लिए आदेश देंगे? अभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा समय है। हाँ, लेकिन हम लोग क्योंकि 23 अप्रैल से लगातार इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे थे कि सारे लोग काम करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा, नहीं तो क्योंकि बार बार परेशानी आ रही। बस उसमें मुख्य चीज यही आपको देखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और किसी तरह से अगर किसी मरीज का, जैसे हमने सस्पेक्ट में डाल दिया, उसका सैंपल ले रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे 3 दिन तक, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसे हम कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में रख पाए। सर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो नर्सिंग होम से छोटे, हाँ ठीक है, उनके बारे में तो यही कहना है ना कि अगर पेशेंट कोई आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया और उन्हें पता भी नहीं चला, सिम्टोमेटिक पेशेंट आ गया, उन्हें खुद इन्फेक्शन हो गया और वो खुद किसी कोमॉर्बिड में एजेड है या कुछ है, अगर उनको कोई चीज हो जाती है तो ये 2 ही तरह के पेशेंट इसमें हैं। या तो 80% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो जा रहे हैं, 20% ऐसे हैं जो कि अगर कुछ हुआ तो डिटोरेशन होने में भी टाइम नहीं है। तो हमारे डॉक्टर्स को भी हमें बचाना है, आप उसको धीरे धीरे अपने उसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है, परंतु यही है कि प्रिवेंशन कैसे लें। इसी के लिए गवर्नमेंट ने भी आपका भी ध्यान रखा है। उन्होंने हमें 2000 पीपीई किट, जो हमारे आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं डॉक्टर्स और जो मरीजों को देख रहे हैं, उनके लिए 2000 पीपीई किट आज ही अभी यहाँ जिला उद्योग अधिकारी के यहाँ से आ गई है और हमने उसका वो भी कर लिया है, आपसे भी बात की थी, तो वो कल से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो वो पीपीई किट पहन के, जो कि आपको निःशुल्क दी जाएगी आयुष्मान भारत के मरीजों को ट्रीट करने के लिए, तो उसको आप यहाँ से प्राप्त कर लें और हम आपको उसे दे रहे हैं। कुछ हमने रिजर्व भी रखा हुआ है, जो लोग और चाहें, लेकिन आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वो भी कल से वो बढ़ जाएगी, आप उसको ले लीजिए। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसी तरह से आप काम करें। अगर आप पीपीई किट पहन के अपने किसी फैसिलिटी में अपने को बचाते हुए, अपने स्टाफ को बचाते हुए कार्य करेंगे तो वो ज्यादा उचित हो। बिल्कुल ठीक है। इसमें बस केवल एक चीज है जो लोगों को बार बार देखिए सर, इसके अंदर छोटे सेटअप, एक मिनट संजय, एक मिनट संजय, जो छोटे सेटअप्स हैं और छोटे क्लिनिक्स हैं, इनके अंदर हम लोग जो बेसिक चीज लेके चल रहे हैं कि पीपीई जो हमारे आईसीएमआर रिकमेंडेशन के हिसाब से हैं, उनको तो अपन पहने। उसके अलावा हम भीड़ नहीं इकट्ठी होने के लिए एसएमएस का फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम, अब तो दुकानों में भी अलाउ हो गया है कि 5 लोग दुकान के अंदर अलाउड हैं। तो अगर छोटे क्लिनिक भी हैं और उसमें हम लोग टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या टोकन सिस्टम बांटते हैं, टाइम स्लॉट का टाइम टोकन बांटते हैं कि हाँ ठीक है, आप 10 से 11 के बीच में 3 या 4 मरीज बुला रहे हैं, इसी तरीके से 11 से 12 के बीच में आप 3 या 4 मरीज बुला रहे हैं, उनको टाइम स्लॉट का टोकन दे रहे हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजों में कोई ऑब्जेक्शन है?
क्योंकि एसएमएस फॉलो हो रहा है, बाजार आपका खुल रहा है, क्लिनिक दुकानें खुल रही हैं, तो क्लिनिक में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसमें यही है कि अभी तक उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया, क्योंकि लास्ट वीसी जो हुई थी उसमें हमारे संजय जी भी थे, उसमें यही बताया गया था कि ओपीडी, जनरल ओपीडी को छोड़कर, तो जनरल ओपीडी के बाद बाकी जो इमरजेंसी की ओपीडी है, कोई भी इमरजेंसी, मान लीजिए पेट में दर्द है तो इमरजेंसी है, इस तरह से उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्लिनिक तो खोल ही सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि एकदम सामान्य मरीजों को, जिनको लगातार फॉलोअप में केवल दवा लेने आ रहे हैं, कोमॉर्बिड हो गए, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वाले हैं, उनको आप टेलीमेडिसिन से बता दीजिए, उनको दवाई उनके फोन से बता दें, उनको ना बुलाएं ताकि वो भी बचे रहें। मुख्य उद्देश्य इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का है, भीड़ इकट्ठी ना हो। यस, सोशल डिस्टेंसिंग। सर मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो बता देता हूँ। हम लोग इसको टेलीकास्ट भी कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं पहले बताना चाहिए था, नहीं बताया। तो हम लोग इस पे, क्योंकि हम लोग सारे मेंबर्स को जोड़ नहीं सकते थे, उनको हम लोगों को देने के लिए जरूरत थी, तो इसलिए ये किया गया है। थैंक यू सर। आप कुछ और बताना चाहते हैं कि अब हम लोग क्वेश्चंस खोलना शुरू कर दें? नहीं, आप पूछ लीजिए, बस हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है 6 बजे। हाँ, तो बस आप 10-15 मिनट, आपने उधर 30 मिनट थोड़ा लेट कर दिया है, अब इस थोड़ी देर को कर दीजिएगा सर। डॉक्टर राकेश मोहनिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, राकेश मोहनिया बोल रहा हूँ सर। मेरा एक सवाल था, ये 41 लोगों की जो लिस्ट आई है, इससे बड़ा कंफ्यूजन है हम लोगों के बीच में। इन 41 लोगों ने हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त की है यहाँ आकर। यस सर। और उनके यहाँ एक्चुअली जब शुरू में हुआ था तो यही था कि आपको अपने सीएमओ कार्यालय में बुलाकर, देखिए एकदम शुरुआत जब हुई है क्लिनिक खोलने की, गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है कि कैसे शुरू किया जाए, तो उन्होंने कहा था मंडल स्तरीय 10 चिकित्सालय और जनपद स्तरीय 5 चिकित्सालय को आप उनमें से नोडल नामित करें, उन नोडलों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के बाद में उनके यहाँ जाकर उसका इंस्पेक्शन करें। अगर इंस्पेक्शन में जो ट्रेन किया गया है आईपी नॉर्म्स को हिसाब से अगर हैं, तो उन्हें ओपन करने की परमिशन दी जाएगी और उन नोडल्स के द्वारा अपने बाकी स्टाफ को लोग अपने यहाँ ट्रेनिंग दे देंगे। नोडल्स का नाम ऊपर भेजा गया और वहां से सैंक्शन होके आ गया, लेकिन 10 का शुरुआत कराई और वो सक्सेसफुल रहा। इसी के बाद उन्होंने बाद में नेक्स्ट वीसी में ये कह दिया कि अब आप और लोगों को खोल सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि हमने 40-45 लोगों की भी ट्रेनिंग करा दी। अब ये स्थिति है कि ओपीडी छोड़कर उसमें एक शब्द आ जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन चल पाएगा, 1 हफ्ते में हो सकता है कोई नई चीज आ जाए कि हाँ ओपीडी छोड़कर अब ओपीडी भी इंक्लूड हो सकती है, लेकिन सारे नाम्स को फॉलो करने के बाद ही। तो अभी जितनी इमरजेंसीज हैं उसमें सर्जिकल इमरजेंसी जो चीजें हैं सब आप उसमें कर सकते हैं। तो क्या 41 के अलावा और लोग भी काम कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। क्योंकि उनको हमने जूम पे ट्रेनिंग दे दी है। यस सर, यस सर। जी संजय, मैं पूछ सकता हूँ एक सवाल? आप पूछिए। मैं ये सीएमओ साहब से ये जानना चाह रहा था कि अब 2 महीने होने को आ गए हैं हमारी कोरोना के लिए तैयारियों में और लड़ाई में। हमारे आगरा जनपद में 1200 बेड का एक मेडिकल कॉलेज है, 125 वर्ष रहेंगे अब उसको, और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में बनी और उसके बाद में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही बनी। मगर इन 60 दिनों में क्या इसमें कोई और इजाफा हुआ या प्रशासन के स्तर पर और कोई आगरा शहर के अंदर इसमें कोई गुंजाइश है बढ़ोतरी की? क्योंकि बार बार ये समाचार आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो कि बहुत छोटी क्षमता वाले हैं, में कोविड अस्पताल कन्वर्ट करा जाए। इतने बड़ी क्षमता वाले अस्पतालों में अभी तक कोविड में कोई हम नंबर्स में एडिशन नहीं कर पाए हैं, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल, जो कि बहुत सारे सेटअप्स तो सिंगल डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ऐसे में उनमें कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना कितना फीजिबल है और कितना सेफ है? क्या कोई एक सेपरेट फैसिलिटी लेकर के वहां पर कोविड मुझे यही कहना है कि बनाने की
हम लोग जो है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम लोग उसमें 7 फैसिलिटी ऐसी देख चुके हैं, जैसे नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज या इस तरह की फैसिलिटीज जहां पर हम अपनी सारी चीजें ऑक्सीजन फैसिलिटी दे पाए, वहां पर L2 हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सेचुरेट हो गया है। मेडिकल कॉलेज में जितना था वो हम लोग कर चुके हैं और उसमें जितना बढ़ाना था बढ़ा चुके हैं बेड्स। लेकिन फ्यूचर को देखते हुए कहना चाह रहा हूं कि सर 1200 बेड का, सर मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, इतने हेवीली स्टाफ्ड मेडिकल कॉलेज अगर सेचुरेट हो गया इतनी जल्दी, देखिए हमें उसमें नॉन कोविड पेशेंट भी लेना। हेलो जी, हम उसमें नॉन कोविड दे रहे हैं, हमने अपने जिला अस्पताल को बिल्कुल नॉन कोविड कर दिया है जी, इसलिए हमें और भी देखना पड़ रहा है। अदरवाइज खाली कोविड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोविड के लिए तो 1200 जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन हमें बाकी मरीजों को जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, कोरोना से नहीं है, उनका भी ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए जिला अस्पताल को हम बिल्कुल कर रहे हैं और इसी के साथ में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके भी पेशेंट, लेकिन L2 फैसिलिटी हमें बढ़ानी है, इसलिए हम 7 और नई जगह की तलाश कर रहे हैं। आज ही प्रिंसिपल साहब के साथ एक कमेटी और उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया है, उनके साथ जाकर हम लोग इंस्पेक्शन कराएंगे और जो नई जगह पर है L2 जो भी उसमें खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट केयर करने को तैयार है कि ऑक्सीजन प्लांट और जो भी लगाएगी वो सारी चीजें आ जाएंगी। और प्लस हमारे यंग डॉक्टर जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं या और लोग हैं जो नए इसमें आ रहे हैं, उनकी मदद लेके हम लोग वेंटिलेटर युक्त अस्पताल बनाना चाह रहे हैं खाली कोविड के लिए। डॉक्टर रणवीर त्यागी एक मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, एनेस्थेटिस्ट हैं और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सारा काम ये देख रहे हैं, वेंटिलेटर्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे डॉक्टर रणवीर त्यागी। डॉक्टर रणवीर त्यागी, क्वेश्चन आप। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था, जो अभी जो ट्रेनिंग का पार्ट हुआ और ये इंस्पेक्शन में भी एक बड़ा कंफ्यूजन है कि एक रेड जोन में 2 पेशेंट हैं, है ना, एक आया एक दिन, एक आया दूसरे दिन, 48 आवर्स बाद एक की रिपोर्ट आ गई, 24 आवर से दोनों साथ हैं, तो वो पॉजिटिव आ गया। अब वो दोनों पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेशन में किसको भेजना है? और वो एक तो सरकारी में जाएगा, कोविड पॉजिटिव आ गया तो उसको उतने अगले 4 घंटे शिफ्ट नहीं होता, तो पॉजिटिव वाले को आइसोलेशन में भेजना है कि जो उसके साथ 24 घंटे से था उसको अलग करना है, जिसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है? बड़े चाय पे पॉजिटिव तो हमारा चला जाएगा आइसोलेशन में। हेलो, क्योंकि सर ये तो हमारा आइसोलेशन में चला जाएगा, लेकिन हाँ ठीक करें, जो जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है वो हमारे क्वारंटाइन में ही रहेगा जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। अगर रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आती है तो वो फिर से वो भी चला जाएगा आइसोलेशन में, नहीं तो फिर वो क्वारंटाइन से अपने घर चला जाएगा और 7 दिन का उसको हम घर का होम क्वारंटाइन देंगे। कारण यह है कि अगर जरूरी नहीं है कि साथ में रहने के बाद ही हर किसी को इन्फेक्शन हो ही गया हो, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम उसको फिर आइसोलेशन में नहीं भेजेंगे। नहीं सर, वो जो पॉजिटिव आ गया अगले 4 घंटे में से 6 घंटे में शिफ्ट होना है, अगर आपने उसको आइसोलेशन में कर दिया तो एक जगह और शिफ्ट करने में उसको इन्फेक्शन स्प्रेड के ज्यादा चांस रहे। तो आइडियली होना चाहिए जो मरीज सस्पेक्टेड है उसको आइसोलेशन में करो, जो पॉजिटिव आया उसको तो ऐसे मतलब कोविड हॉस्पिटल जाना है। नहीं, कंफ्यूजन तुम लोगों का शब्दों का कंफ्यूजन है, कह सर भी वही रहे हैं जो तुम कह रहे हो, तो शब्दों में मत जाओ। आइसोलेशन का मतलब वो आइसोलेशन वार्ड समझ रहे हैं मेडिकल कॉलेज वाला, तुम आइसोलेशन वार्ड समझ रहे हो अपने यहाँ वाला। सर का कहना भी वही है कि उसको वहां जाना है मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ठीक है। तो ये मल्होत्रा, सचिन मल्होत्रा। हाँ सर, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर। कंसर्न है कि सर कि वो जो 41 लिस्ट निकली थी ना उसमें जैसे सर कह रहे हैं जवाब दे दिया, बार उस पर लिखा है 41 की लिस्ट है, वो ठीक है। 41 ने हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त, बट देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, चलिए वो जवाब दे दिया है। कंसर्न है, अगर हम आइसोलेशन वार्ड में अगर ठीक है आप कह रहे हो, मैं एक कंसर्न हो रहा है आइसोलेशन वार्ड में अगर हम वेंटिलेटर्स वाला वार्ड अगर सर उसको आइसोलेशन वार्ड को बना दे, क्योंकि मैक्सिमम सस्पेक्ट जो आएंगे रेस्पिरेटरी इलनेस को लेके आएंगे, तो हम ये प्लान कर रहे थे कि अगर आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर्स, सिंपल वेंटिलेटर्स लगा दें वहां पे, तो जैसे हमारे पास 6 वेंटिलेटर है अपने, तो केवल हम 6 बेड का वहां पे अगर आइसोलेशन वार्ड बना दें तो चलेगा वो? सचिन ऐसा है, टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में अलग से मीटिंग करेंगे, जनरल डिस्कशन पे रखो।
टेक्निकल के लिए टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस। वेंटिलेटर के साथ में है, क्योंकि हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउ किया है, अगर उन्होंने वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया है तो उन्हें हमने L2 लेवल की भी फैसिलिटी दे दी है, L2 लेवल का भी संज्ञान में ले लिया है। और आप अगर कोई भी प्राइवेट में अगर देना चाहते हैं सर्विसेज, तो उसके लिए केवल आपको एप्लीकेशन देनी है सीएमओ ऑफिस में, और उसे हमें केवल ये कहना संज्ञान लिया, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और हमारा एक जो सीएमओ साहब है वो जाके उसका इंस्पेक्शन कर लेंगे कि सारी चीजें आपके उसमें हैं, और लौट के अगर उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हाँ सही है, कर सकते मरीज इसको उसमें भर्ती कर सकते हैं, सारे मरीज ले लीजिए, बस वही ट्रायल्स का फॉलो करते हुए। तो ये सर ने जो बताया, अगर आप अपना हॉस्पिटल L2 L3 फैसिलिटी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टम प्राइवेट वाले सिस्टम में भी है जिसको संज्ञान लेना कहला रहा है। तो आप अपना अगर लेटर लिख के देंगे तो उसको संज्ञान में लेके आपके अस्पताल को L2 लेवल का अस्पताल बना सकते हैं। ये तो सब जितेंद्र सर, बस केवल 5-7 मिनट और आपके लूंगा। 6:15 पे एकदम लोग आगे बैठ गए। हाँ, बस 6:15 पे फ्री कर दूंगा सर। 6:15। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हम लोग का ये है कि वी आर रनिंग अ डायग्नोस्टिक सेंटर, और हमारे डायग्नोस्टिक सोसाइटी ने एक पूरी गाइडलाइंस बना ली है सर कि कैसे वर्क करना है। तो वो गाइडलाइंस हमने IMA को भी दे दी है, और सर CMO ऑफिस में भारती सर को भी पहुंचा दी गई है सर। तो सर वो गाइडलाइंस, अगर उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए क्या हम लोग अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी लैब वगैरह मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं सर? अल्ट्रासाउंड तो गवर्नमेंट लेवल में, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट हो ही गया है। अब आप भी अपना उसको कर सकते हैं, लेकिन PPE किट का प्रॉपर यूज करते हुए अल्ट्रासाउंड और बाकी CT स्कैन वगैरह भी करा सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि अब हम लोग डॉक्टर रवि मोहन पचौरी साहब थैंक्स देंगे डॉक्टर पांडे जी को। आजकल हम लोग चाय पानी के बगैर काम चला रहे हैं तो वो चाय पानी अलग अलग जाएगी। डॉक्टर रवि मोहन पचौरी साहब प्लीज थैंक्स दे दीजिए, तो उसके बाद क्लोज करेंगे। डॉक्टर पांडे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो ग्रैंड स्वागत आपका करना चाहते थे वो अभी परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाए। वो बड़ा स्वागत कर लिया, वो ड्यू रहा। जब अपन कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे तब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, और तब आपको हम इनवाइट करेंगे स्पेशली। सर एक क्वेश्चन के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब और दे सकते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र नारायण टंडन हमारे पास प्रेसिडेंट, तो एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। ले लें क्वेश्चन सर? सर क्वेश्चन ले लें? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र नारायण टंडन। हाँ बिल्कुल ले लीजिए। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र नारायण टंडन। यस यस। डॉक्टर टंडन आप अपना अनम्यूट करके करिए। हेलो। हाँ, आ रही आवाज। बोलिए। नमस्कार सर, आपकी परिचय यात्रा में निज रूप से मेरे भी दो सौभाग्य जुड़े हुए हैं कि 70 जब आप पंची बने KGMC में, तब मैं SNMC में बना, और आपके सहपाठी डॉक्टर अनिल जैन साहब जब अध्यक्ष KGMC थे तब मैं SNMC का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष था। और ये हमारा सौभाग्य कि पिछले 2 महीनों में जो तमाम निर्देश, आदेश, सूचनाएं और समाचारों के संकलन में हमारे सारे चिकित्सक वर्ग भ्रमित था, आज आपने अधिकारिक रूप से पहली बार ये बयान दिया है कि एकल क्लिनिक सुरक्षा उपायों का, खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी OPD का संचालन कर सकते हैं, और तमाम सेटअप्स सारे एक साथ कार्य कर सकते हैं सुरक्षा उपायों के साथ। ये पहला अधिकारिक बयान है पिछले 2 महीनों में जिसने काफी धुंध छाटा है। मेरा सवाल थोड़ा सा एक ही कह रहा, सुधार करना होगा कि अभी हम लोग इसका आधिकारिक बयान नहीं दे सकते जब तक ऊपर से हमको आदेश नहीं आ जाते, लेकिन आप उसको इमरजेंसी के तौर पे चला सकते हैं। OPD का क्योंकि आया नहीं हमारे पास, इसलिए हम उसको नहीं कर पाए। हमें कम से कम एक हरी झंडी तो दिखाई है, अभी तक ये भी नहीं देखने को। जी हाँ, जी हाँ। पीडियाट्रिशियन की तरह सवाल पूछना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिशियन और फिजिशियंस की डे टू डे प्रैक्टिस में रोज फ्लू लाइक सिम्टम्स, छोटे बच्चे 4 महीने का, 6 महीने का बुखार, खांसी, फीवर के साथ आ रहा है, तो क्या ये मैंडेटरी है कि हम CMO को रोजाना ऑफिस में रिपोर्ट करें कि आज बुखार और छोटे खांसी जुकाम का बच्चा या कोई मरीज हमारे पास आया था, क्या कोई प्रावधान आपने किया है? क्योंकि निश्चित रूप से अधिकारिक जब हमें अनुमति नहीं है OPD संचालित करने की, तो फिर ये फीडबैक देने की भी शायद अनुमति देना निश्चित रूप से एक वैधानिक संकट खड़ा कर सकता है।
हाँ नहीं, वही मेरा कहना है कि उसमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी है, कोई ओपीडी नहीं आनी है। लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है वो इमरजेंसी, अब इमरजेंसी में आप हर चीज को ले सकते हैं कि कोई भी पेट का दर्द हो रहा है इमरजेंसी हो गया, फ्रैक्चर हो गया इमरजेंसी हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है इमरजेंसी हो गया, डायलिसिस करनी है इमरजेंसी हो गया, इस तरह की सारी इमरजेंसी में है। जनरल चीजें क्या है, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर डायबिटीज वाले पेशेंट है वो नॉर्मल है, उनको अवॉइड करना है। अदरवाइज तो सारी चीजें डॉक्टर तो इमरजेंसी ही देखता है। रात भर पेशेंट कराता है कि सवेरे जाएंगे डॉक्टर साहब से मिलेंगे, तो इमरजेंसी हुई हो। नहीं, एक अलग से निर्देश निर्देश वो जब तक गवर्नमेंट से नहीं प्राप्त होगा तब तक वो निर्देश आपको नहीं पासन किया जा सकता कि नॉर्मल ओपीडी चल गई, ये नहीं। जिस दिन आएगा उस दिन हम खुद ही वीडियोग्राफ करके आपको बताएंगे कि आज से आपको ओपीडी, प्रॉपर ओपीडी शुरू कर देनी है, और उसकी हम लोग शीघ्र ही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आ जाएगा। सर, एक डॉक्टर समीर प्रकाश है, ऑप्थेल्मिक सर्जन, उन्होंने पूछा है कि क्या आई सर्जरी भी अलाउड है या ओनली इमरजेंसी इज अलाउड? अगर आपको आंख में ग्लोकोमा लग रहा है तो इमरजेंसी है, बिल्कुल ऑपरेट करिए। अगर आप इमरजेंसी में डिफाइन कर सकते हैं तो सर ने यही कहा है कि सारे डेफिनेशन जो इमरजेंसी में फिट होते हैं वो काम करिए, नॉन इमरजेंसी पर। आँख के लिए तो बिल्कुल अलाउड है, वो सारे अपने प्रिकॉशन लेके आई सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि सारे अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वो भी इमरजेंसी है। ग्लोकोमा तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो उसको सर्जरी कर सकते हैं। सर्जिकल सारी चीजें, सर्जिकल इंटरवेंशन जिसमें है वो सब अलाउड 100%। थैंक यू सर। बस केवल एक चीज, आई सर्जन आप भी हैं, आई वालों की तरफ से एक क्वेश्चन लास्ट ये है कि आई क्लिनिक में आज जो ट्राइएज के बारे में बात करी है तो वो समझने में थोड़ा मुश्किल आ रही थी उनको, हाँ। तो उसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर दीजिएगा, आई वालों को क्या ट्राइएज कह रहे हैं आप? किसी और ने भी यही बताया कि बोले कि जब हम ओपीडी नहीं करेंगे तो हमारे पास सर्जरी आएगी कहाँ से, ये उनका कहना था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा सा ट्राइज को, पूरा ट्राइज उनके लिए नहीं लागू होगा क्योंकि कहाँ से कर पाएंगे, तो सीधा अपने सेटअप में ले जाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो अच्छा ये है कि एक पीपी किट का खुद प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मरीजों को देखें, और जो उन्हें लगता है कि अभी ये नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं उन्हें आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन दे सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस हो गया या इस तरह की चीजें हैं, पानी आ रहा है आँख से, उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ग्लोकोमा हो गया, पेन हो रहा है, आँख में पानी के साथ में उसे लाल हो रही, दर्द हो रही है, बिल्कुल आप बुलाइए, पीपीई किट पहनिए, और उसके साथ में उसका ऑपरेशन, सर्जरी जो करना है सब कुछ अलाउड है। एक चीज जो छूट गया था वो अगर बाई चांस कोई पेशेंट निकल आ रहा है, हमें नहीं पता था, सस्पेक्ट आया और उसके साथ हमने कुछ काम किया, और उस समय केवल हमारी जो पहले था लगातार बंद हो जाता था, अब वो स्थिति नहीं है, उसको 24 घंटे बंद करके सैनिटाइज करके और स्टाफ को हमको क्वारंटाइन कर देना है, बाकी पूरा हॉस्पिटल नहीं बंद होगा। ये बड़ा स्पष्ट निर्देश आ चुका है। सर, स्टाफ के बारे में भी जो आपका हाई रिस्क और लो रिस्क वाला है उसी ऑर्डर के हिसाब से ही काम होगा ना सर? हेल्थ मिनिस्टर साहब का फोन आ रहा है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप छोड़वा दीजिए सीएमओ आगरा। हम लोग डॉक्टर पचौरी जी जी जी, हम लोग 15 मिनट चाहे तो मीटिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 जी। और शिवदत्त तुम आउट हो जाओ। शिवदत्त 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। शिवदत्त आउट हो जाओ। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अब जिस भी मेंबर की जो क्वेरीज हैं उसको आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोग आंसर करेंगे। अब मैं सर इसको म्यूट ऑल को इस मोड में कर रहा हूं जिसमें कि सब अपने आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, तो इसलिए जो चाहे सवाल पूछना तब अपने को अनम्यूट करें और सवाल पूछ सकते हैं। मेरा हाँ, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट करके खुद ही। मेरा ख्याल है कि सवालों का काम खत्म हो गया है। मेरा सवाल है। हाँ, एक एक करके पूछे, एक एक करके। डॉक्टर प्रदीप साने। हाँ, मेरा सवाल था कि ये जो आयुष्मान के लिए पीपी किट का जो मैसेज था वो आई हॉस्पिटल के लिए भी है या केवल जहां एडमिट होते हैं पेशेंट वहीं के लिए है? सर, आयुष्मान में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में है, आयुष्मान में जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए है ही नहीं वो। तो अगर आप जैसे हम लोग एडमिट रजिस्टर्ड हैं
तो हमारे लिए भी है वो। हाँ, आपके लिए भी है। आप एक मैसेज भेज दीजिए तो आपके लिए भी पीपीई किट का पता तय हो जाएगा। मैसेज आपको भेजना है या सीएमओ ऑफिस भेजना है? सर सब काम सीएमओ को करना है, मैं तो आपका मैसेंजर बनने के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है ओके, थैंक यू। डॉक्टर एलके गुप्ता। हम बॉस एक क्वेश्चन है कि अखबार में आया था जिस हॉस्पिटल ने फ्री में जमीन ली है उन सबको, जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरह से किसी भी वो दिल्ली में ये अखबारबाजी जितनी होती है इससे रिलेटेड ही है। एक मिनट तो ऐसे ही अगर ये लोग हमारे को अगर फ्री पीपीई किट बांटेंगे तो क्या हम लोगों को फाउंडेशन हो जाएगी कोविड पॉजिटिव वालों को फ्री में देखना, फ्री में इलाज करना? नहीं, अगर आप कोरोना, सर एक सेकंड सर, आप अगर कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको करना है, लेकिन अगर कोरोना सस्पेक्ट को आप वापस भेज रहे हैं जो कि किया जा रहा है, उसको आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, अभी आने वाले टाइम में जो नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ने हैं जैसी संभावना है WHO की, तो उस समय जिन हॉस्पिटल ने फ्री में पीपीई किट ली है क्या उनको गवर्नमेंट कुछ फाउंडेशन कर देगी? क्या फाउंडेशन चाहते हो तुम? कोरोना के पॉजिटिव आपको फ्री में इलाज करना पड़ेगा? ये ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप कोरोना का इलाज कर ही नहीं रहे हो तो कोई जबरदस्ती आपसे कोरोना का इलाज करवा लेगा? भाई तुम लोग सवाल वो बनाया करो जो सवाल की कुछ सेंटिटी हो। आप जिस चीज का इलाज कर रहे हो उसी चीज के लिए तय करा जाएगा। जब नंबर ऑफ केस बढ़ जाएंगे तब फाउंडेशन नहीं होगी? क्यों? अगर उसके बाद सबके लिए फाउंडेशन होगी, अगर पूरी लिस्ट बनेगी डॉक्टरों की और सबको काम करने के लिए कहा जाएगा तो सबको काम करना पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है। वो तो फिर ऑर्डर जैसे वहां पे हुआ, अहमदाबाद में हुआ, इंदौर में हुआ, बंबई में हो रहा है। देखिए एक मिनट संजय, अगर आप फ्री की पीपीई किट्स आयुष्मान योजना में लेंगे तो आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा। राइट, उनका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। यही मेरा क्वेश्चन, तो आपको दिखाने पड़ेंगे आपने कितने केस करे हैं। बिल्कुल। इसलिए मतलब फ्री की पीपीई किट लेने से पहले 2 बार सोच लें। बिल्कुल। अब तुम जबरदस्ती सोचवा दो। डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर विवेक यादव ने नहीं पूछ रहे। नमित सिंगल, अपना माइक अनम्यूट करें। नमित का हो गया। नमित, हाँ पूछो। सर मैं ये बोल रहा था कि स्क्रीनिंग एरिया जैसे हमने बनाया है, बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर बनाया है, और जब हम सिम्टम्स लेते हैं, उसने बोला कि मुझे 102 फीवर है, या उसने सिम्टम्स दिए या मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो 102 है। अभी हमने प्रेमिसेस में उसको एंट्री नहीं दी है, तो सर ऐसे पेशेंट को मैंने बोल तो दिया वर्बली कि आप ऐसे चले जाओ, बट अगर वो ना जाए तो हमारी कोई लायबिलिटी तो नहीं है सर, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, कोविड हॉस्पिटल के बाहर क्या आपकी जिम्मेदारी है? एक कोविड सर्विलेंस कमेटी का। इस बात पे मेरा क्वेश्चन है सर। पूछो आलो पूछो। हाँ, एक मरीज आज से 4 दिन पहले एक नर्सिंग होम में आया था अपना इलाज कराने, ऑपरेशन कराने। उस मरीज का कोविड टेस्ट कराया गया अस्पताल के द्वारा। कोविड टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट उसकी 3 दिन बाद आती है और मरीज इस बीच में अपने घर चला जाता है। जब 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने पर उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। वो मरीज आज दोबारा इटावा से बस में बैठ के उस अस्पताल में दोबारा आता है। जब दोबारा आता है तो उसे अस्पताल वालों ने अस्पताल के अंदर घुसने की मना कर देते हैं कि सीएमओ टीम आएगी, वो आपको ले जाएगी, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच में वो अस्पताल के गेट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल, और लगातार 8 घंटे तक सभी मरीज आने वाले अस्पताल और तीमारदार उसी गेट से अंदर एंट्री कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और वो गेट पे बैठा हुआ है। और उसके बाद जब सीएमओ टीम से इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको इटावा में वापस भेजा जा रहा है, आप इटावा वापस जाइएगा, इस पूरी पोजीशन में कौन कौन लोग क्वारंटाइन में जाएंगे और कौन कौन लोगों पर गाज गिरेगी, सर इसको पूछना चाहता हूँ बस। और ये मामला एसएम मेडिकल कॉलेज का है। सॉरी, देखो ऐसा है, आइडियली तो ये तय है जिसकी जांच ली जाएगी उसको क्वारंटाइन में रहना है। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उस आदमी को क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा। अगर वो क्वारंटाइन में नहीं है तो गलती उस डॉक्टर की तो मानी ही जाएगी जिसने उसको वहां पे चेक करने के बाद जाने दिया। अब उसका तरीका प्राइवेट के लिए ये है कि अगर आपका मरीज नहीं रुक रहा है तो आप उससे एक होम क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट साइन करा के कि भैया मैं होम क्वारंटाइन में रहूंगा और सारे नियमों का पालन करूंगा, ये लिखवा के रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसको टेस्ट करवा रहे हैं अपने हॉस्पिटल से, अगर आप हॉस्पिटल से टेस्ट नहीं करा रहे हैं
तो आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो बाहर से लिया गया, बाहर से गया। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से टेस्ट करा रहे हैं तो आपको लामा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, आपने कहा था रुको और वो नहीं रुका। और दूसरा काम इसमें, अगर आप सारी पीपीई किट पहने थे तो किसी के ऊपर कोई गाज नहीं आएगी। अब गाज उन लोगों पे आनी चाहिए आइडियली जिनने मरीज को रुकने के लिए कहा ही नहीं, वो इटावा तक गया, इटावा से फैलाया, तो संक्रमण वाला जो 188 है वो सारे लोगों पे लगना चाहिए, मरीज से लेके अस्पताल तक। ठीक है साहब, थैंक यू। नमित सिंगल कोई और सवाल रह गया है कि बंद करे से हो गई? मेरे 3 सवाल थे सर। पहला तो अभी मैंने पूछा था, उसको मुझे समझ नहीं आया सर, क्या बोलना है उसका। अगर वो हॉस्पिटल में नहीं आया, आपके एंटर नहीं किया है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टर नमित। बट वो तो ठीक है, लेकिन उसको अगर उसको 100 फीवर है, सस्पेक्टेड है, तो उसको एसएन भेजना है, मुझे क्या करना है? हाँ, फीवर क्लिनिक एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में चल रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज 24 आवर्स है। इसमें 2 चीजें हैं सर, इसमें 2 बातें हैं। एक तो आप पेशेंट को ट्रीट करने की स्थिति में है या नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं पेशेंट को ट्रीट करने की स्थिति में ही नहीं हूँ, तो बात दूसरी है। नहीं तो जैसे डॉक्टर जे टंडन साहब का सवाल था कि बच्चे को फीवर आता है, आते ही होंगे, ऐसा थोड़ा है कि मुझे उसका इलाज नहीं करना है। तो कारण तो फीवर के बहुत सारे हैं। अगर उन कारणों में आप उसको फिट कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, आप उसको कोरोना में क्लासिफाई ना करते हुए अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर आप अपनी पूरी पीपीई किट पहने हुए हैं। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे रिपोर्ट करना था कि नहीं करना था, तो जो नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स रिपोर्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो नर्सिंग होम हॉस्पिटल रिपोर्टिंग करते रहेंगे, उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है और आपको हाई सस्पिशन ऑफ कोरोना है, तो एक बेस्ट मेथड ये है कि आप एक SMS टू CMO भेज दें, वो आपको बचाएगा आगे की परेशानियों से। तो उस SMS में उसका आधार नंबर भी भेजना पड़ेगा? आधार नंबर अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आप मरीज का नाम, उसका मोबाइल नंबर और आपके पास कब आया ये लिख के भेज दीजिए। और आप उस पर लिख दीजिए कि सस्पेक्टेड टू बी कोरोना एंड ही हैज लेफ्ट विद द ट्रीटमेंट। बस खत्म हो गया, आपका काम पूरा हो गया। रेफर टू SNMC, ठीक है। आप SNMC को रिफर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते देखिए SNMC और वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनों जगह फ्लू क्लिनिक्स चल रही। ठीक है सर, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन था, जो स्क्रीनिंग एरिया है वही ट्रायज एरिया है क्या? फॉर क्लिनिक पर्पसेस स्क्रीनिंग एरिया को ही ट्रायज बोल सकते हैं आप, जिसमें कि आप रेड जोन वालों को वापस भेजेंगे और ग्रीन जोन वालों को अंदर ले लेंगे। ठीक है सर। थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन है सर कि अब जैसे आज मैंने सबका टेम्परेचर चेक किया 1:30 बजे, जितना सबका 100 ही आ रहा था, तो इंफ्रारेड से हाँ जी सर, इंफ्रारेड से वो 40 डिग्री के ऊपर इंफ्रारेड काम करना बंद कर देती है, और बहुत सारी चाइनीज वाली कंपनी की आ रही हैं जो बेकार हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि मरीज अगर खुद कह रहा है कि साहब मुझे बुखार नहीं था, तो मान लो बुखार नहीं था। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। सब ईमानदार मानो सबको। ठीक है सर, ईमानदार मानो। हाँ सर, डॉक्टर साने आप पूछ लीजिए, अब बंद कर रहे हैं हम लोग। हाँ, एक सवाल था, एक बार दोबारा से चेकलिस्ट जो भी OPD और OT के लिए है वो दोबारा से WhatsApp पर अगर डाल सकें। ये कोविड वॉरियर्स में डल जाएगी सर। ये कोविड वॉरियर्स वाले डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, फिर डाल देंगे। डलवा दीजिए, क्योंकि वो बोले आपके यहाँ चेकलिस्ट के हिसाब से पूरी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं पूरा था, लेकिन एक बार फिर से डल जाए तो मैं दोबारा चेक कर लूंगा। OT के लिए भी और OPD के लिए भी। मैं डाल दूंगा सर, मैं अभी 15 मिनट डाल दूंगा। सर वो CMO का नंबर और भेज दीजिएगा सर। अरे डाला हुआ है भाई, मैं तो पहले दिन जैसे ही आए वैसे ही डाल दिया, फिर डाल दूंगा। मैंने तो कॉमन ग्रुप में भी डाला है, वहां भी डाला है। वो आलोक को भी डाल देना साथ में। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। क्या चीज? CMO का नंबर। अच्छा, डाल देंगे। डॉक्टर रणवीर ताई सर, आप माइक आपको खोला हुआ है। मेरे ख्याल है सवाल सब खत्म हो गए। पचौरी साहब को क्लोज करने देते हैं। थैंक यू। आप सबका आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसी मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, इससे आप लोगों का आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, और बहुत सारी मिथ्स और जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो दूर होते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप लोग निसंकोच, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे प्रिकॉशंस के संग अपना चिकित्सीय कार्य करें, और कहीं भी अगर आपको व्यवधान आता है तो पूरा कोविड सर्विलेंस कमेटी, जिसके 8 मेंबर्स हैं,
और IMA एग्जीक्यूटिव आपके संग खड़ा हुआ है। आप कभी भी किसी को भी रिंग कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें आप अपने पड़ोसी का सहयोग ले सकते हैं, पड़ोस की क्लिनिक का, पड़ोसी क्लिनिशियन का, और इसमें कोई हिचक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि कोई अपन गलती करें, अपन प्रिकॉशंस लेके अपने आप को सेफली प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आलोक सर्विलेंस की मीटिंग तो नहीं है अब? नहीं, अब नहीं, हो ही गई अब क्या। थैंक यू। ओके सर।